नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सत मतलब कि सत जो है संस्कृत की धातु है, उसका अर्थ होता है, उससे शब्द बनते हैं सत्य, सत्य प्रतिज्ञा। सत्य शब्द भी सत धातु से बनता है और कभी कभी भगवान को भी बोला जाता है सत चित आनंद। तो ये सत जो शब्द है उससे अनेक शब्द बनते हैं, ये धातु है। ग्रामर में या व्याकरण, हिंदी संस्कृत व्याकरण में धातुओं पर ही शब्द बनाए जाते हैं। कभी शब्द से शब्द नहीं बनता, शब्द से बन नहीं सकता। ग्रामर के अनुसार, व्याकरण के अनुसार संधि या विच्छेद, उसी पे ग्रामर चलता है। तो अंग्रेजों ने मिथ जो है उसका अर्थ होता है काल्पनिक, नकली, झूठ। उस पे उन्होंने लोगोस लगाया, चाहे लोगोस चाहे लैटिन हो चाहे ग्रीक हो, जनरली लैटिन बोला जाता है। और उससे बनाया मिथोलॉजी, बनाया गया कि रामायण महाभारत काल्पनिक है। वो भारतीयों को कमजोर करने के लिए किया गया ताकि अंग्रेज उन पे राज कर सकें, उनके मन पे राज कर सकें। आज भी देख रहे हैं, कभी कभी मैं भारतीयों को बुलाता हूँ कोकोनट, स्किन तो बाहर से ब्राउन है लेकिन अंदर से अंग्रेज है, सोचते अंग्रेजों के जैसा है लेकिन है भारतीय। तो उससे आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। कोई मुझे अमेरिका में पूछता है आप कौन है, मैं बोलता 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन, क्योंकि वही मैं हूँ। मेरे माता पिता, मेरे परदादा सभी भारतीय हैं, सबको भारतीय जीन्स है और मेरे बच्चों का भी। और सतोलॉजी का अर्थ है सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। आज हमारे पास बड़ा सौभाग्य है, हमारे चैनल पे परम वीर चक्र योगेंद्र सिंह यादव आ रहे हैं। तो विदाउट डिले उनको वेलकम करते हैं। नमस्ते योगेंद्र जी। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। और जब हम बात करते हैं, आपने 19 वर्ष की आयु में टाइगर हिल का टाइगर आपने पूरी ऊपर चढ़ाई करी और दिखा दिया, वो भी नीचे से ऊपर तक। ये इसके पहले अमेरिकन फोर्सेस ने भी ऐसा कुछ किया था लेकिन वो हार गए थे वियतनाम में, आशाओ वैली का लड़ाई में। आशाओ वैली की लड़ाई में नीचे से ऊपर जाते हुए लड़ाई किया और वहां पे इतनी ज्यादा हाइट भी नहीं थी। लेकिन जो आपने किया वो मतलब ऐसा बोलेंगे कि सारा घड़ी के बाद इस तरह की बहादुरी देखने को मिली है जो पूरे विश्व में एक केस स्टडी बननी चाहिए। भारत में तो डेफिनेटली केस स्टडी होगी उसके ऊपर। आज तक सारागढ़ी की लड़ाई को ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी, अमेरिकन मिलिट्री एकेडमी में दुनिया का सबसे अच्छा लास्ट मैन स्टैंड बोला जाता है, जो हमारे सिख सोल्जर्स ने की थी। तो आज हमको उस पे बताइए कि वो कैसा एनवायरनमेंट था जहां पे आप इतनी दृढ़ता के साथ ऊपर बढ़ रहे थे। वो एनवायरनमेंट क्या था, अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज डिस्क्राइब। हाँ, बिल्कुल। दुनिया के तमाम देशों में से एक हिंदुस्तान की धरती एक ऐसी धरती रही है जो ये तप की भी है, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की। ये कण कण के अंदर इसमें शौर्य, पराक्रम और वीरता निहित है। हजारों साल पुराना महाभारत, रामायण जैसे युद्ध इस धरती पर लड़े गए, जो असत्य के ऊपर सत्य की जीत को कायम किया। तो उन्हीं की संतान है, उसी की मिट्टी के कण कण के जो शौर्य है वो आज हर हिंदुस्तानियों के रगों में प्रवाहित हो रहा है। हम भी उसी मिट्टी की संतान है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भारतीय सेना का एक सदस्य रहा और कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला। कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि बिना तैयारी के था और ऐसे दुर्गम इलाकों में था जहां की ऊंचाई 13,000 से 18,000 फीट ऊंची थी, जहां बर्फ ही बर्फ, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों के हौसले उससे कहीं ज्यादा ऊंचे थे, क्योंकि एक ये हौसले तमाम जो है हमारे संस्कार से, हमारी ट्रेनिंग से, हमारी लीडरशिप से, हमारी दृढ़ संकल्प से, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। और हर हिंदुस्तानी जो सैनिक है वो जब एक सैनिक के रूप में वर्दी धारण करता है तो उसके ऊपर पूरे देश की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व होता है, एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है कि मेरा देश का सैनिक आ गया है तो अब हम सुरक्षित हैं।
उस विश्वास को कायम रखने के लिए कि देश का सैनिक अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। और ये परंपरा हमारी सदियों पुरानी है। मिलिट्री हिस्ट्री, जो इतिहास है हमारा, इंडियन जो मिलिट्री कल्चर है, वो आज का नहीं है, हजारों साल पुराना है। हम तो उसी कल्चर को अपनाते हुए बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और हर एक उसका दायित्व भी होता है, हर एक सोल्जर का दायित्व होता है कि अपनी सेना के जो उसके रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनका निर्वाह करे और बताए हुए उन रास्तों पर निडर होकर के चलता रहे। तो हम चले उन रास्तों के ऊपर। हर एक इंसान जीवन में स्कूल के अंदर ही नहीं बल्कि हर जगह पर एक नई शिक्षा को अर्जित करता है, सीखता है। मैंने देखा कि वो इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट ही बहुत बड़ा एक शिक्षक होता है, उस इन्वायरमेंट से मैंने सीखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का डर इन्वायरमेंट से खत्म हो जाता है। और एक इन्वायरमेंट ही है कि व्यक्ति के अंदर डर भी पैदा कर देता है। और वो जब व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो गया तो दुश्मन उसको मारे या ना मारे, वो स्वयं मर जाता है। डर इतना ताकतवर भी होता है। और अगर इंसान ने उस डर को मार दिया तो वो अपनी मौत को भी मार सकता है। मैंने देखा कि मेरे साथी अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए इन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर -20 डिग्री टेम्परेचर में जो ऊपर दुश्मन बैठा था, उसका बहुत बुरी तरह से खात्मा करते हुए चले जा रहे थे। उनके शरीर से रक्त की धाराएं बहती चली जा रही थी। अनेकों जख्म घाव लगे हुए थे, लेकिन हर एक जख्म और घाव की परवाह न करते हुए सिर्फ अपने उस कर्तव्य को, उन विश्वास को कायम रखने का बस एक सोच को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते चले गए। हम सब मूवियों में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं कि एक सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ अपने धड़ को, इस सर को अलग हो जाता है, लेकिन उसका धड़ भी विदाउट सर, विदाउट गर्दन दुश्मन की तरफ बढ़ता है। मैंने उन पलों को जिया है, महसूस किया है, उन पलों में रहा हूं। देखा है कि साथी का हाथ कट गया है, एक हाथ कटा है तो एक हाथ से राइफल चला रहा है। अगर उसका पैर, हाथ कट गए हैं तो पैरों से वो राइफल्स को चला रहा है, लेकिन वो तब तक चलाता रहता है जब तक उसके शरीर के अंदर जान होती है। ये इन्वायरमेंट भारतीय सेना बहुत पहले से देखती आ रही है और उसी इन्वायरमेंट से भारतीय सेना के जवानों का वो डर खत्म हो गया है और वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर। इसी इन्वायरमेंट ने हमें, मुझ जैसे एक 19 साल के उस लड़के को, सैनिक को, वो हौसला दिया, वो एक डेडिकेशन दिया, वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करी। जब मेरा ये साथी अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं। बस उस इन्वायरमेंट में ऐसे बढ़े चले और अपने मुकाम को हासिल करने में हम सफल भी। दुश्मन कितना ही मजबूती से बैठा क्यों ना हो, उसके कितने ही बुलंद इरादे क्यों ना हो, लेकिन अगर सैनिक के अंदर अपने आप पर, अपने काम पर, अपने लीडर पर अगर भरोसा है और वो भरोसा उसके अंदर एक आत्मिक शक्ति को पैदा करता है और वो आत्मिक शक्ति उस सैनिक के अंदर वो प्रेरणा शक्ति प्रवाहित करती है, जिसके आगे उसके अंदर एक लगन, एक पागलपन सा छा जाता है और उसी पागलपन के अंदर अपने आप को, अपने कार्य के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए अपने आप को मिटा देता है। मैंने उस एनवायरनमेंट से ही सीखा। बहुत ही अच्छा। एक्चुअली एक भगवद गीता में एक लाइन है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम। और युद्धे च पलायनम ये भगवद गीता में लिखा है 18वें अध्याय में कि युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाना। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सेना में वो एक क्वालिटी है जो गीता से में बड़ी जब लिखी गई है, भगवान कृष्ण ने बोली है
युद्धे च पलायन, युद्ध में कभी अपनी पीठ नहीं दिखाना। और ये बहुत ही कम, और ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये क्षत्रिय की क्वालिटी है। ये जो क्वालिटी है, ये निर्डरता की जो क्वालिटी है, वो बहुत ही कम विश्व के सोल्जर्स में दिखती है। कभी वियतनाम में दिखती है, बट बहुत ही कम दिखती है। भारतीय सेना की वजह से ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 1 में जीते, वर्ल्ड वॉर 2 में जीते, भारतीय सेना की वजह से जीते। अगर भारतीय सेना नहीं होती तो वो लोग भी जर्मन बोल रहे होते आज के दिन। तो ये जो क्वालिटी है भारतीय सेना किस तरह अपने सैनिकों में डालती है, ये थोड़ा सा हम लोगों को बताइए सबको। हाँ बिल्कुल, जो जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि जो है भारतीय सेना अपने बहुत पुराने, हजारों साल पुराने जो लड़ने के तौर तरीके हैं, उनको वो उसकी जो बेसिक चीजें हैं उनको आज भी अपने संस्कारों में, अपने ट्रेनिंग के अंदर समाहित किए हुए हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर करते चले आ रहे हैं। जो हमारा ट्रेनिंग का स्तर होता है, उस ट्रेनिंग के स्तर में इतना बड़ा दिन प्रतिदिन सुधार करते हुए हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि अपने उस एक सिविल बच्चे को एक सोल्जर के रूप में इस प्रकार से तैयार कर देते हैं, उसके अंदर वो भाव और भावनाएं कूट कूट करके भर देते हैं कि वो अपनी परवाह न करते हुए अपने देश के लिए और अपनी उस रेजिमेंट और सेना के लिए अपने आप को समर्पित करता है। ये तब होता है क्योंकि जैसे हमारा जो एक लीडर होता है वो हमेशा आगे चलता है, और जब एक लीडर लीड करे तो उसके जो सबॉर्डिनेट हैं, उसके जो अधीनस्थ हैं, पीछे चलने वाले जो सैनिक हैं, उसको अपने जब लीडर पे भरोसा हो गया तो वो जो भरोसे वाली जो प्रक्रिया है जब एक सैनिक के अंदर आ जाती है तो वो अपने काम पर भी भरोसा करता है, अपने हथियार पर भी भरोसा करता है कि वो हर तरह से फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग उसको बना दे दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि वो हर कंडीशन में, चाहे वो रेगिस्तान के अंदर हो, चाहे -50 डिग्री टेम्परेचर का ग्लेशियर हो, चाहे कितना ही बड़ा हाई एल्टीट्यूड हो, प्लेन की हो, तमाम युद्धों का प्रशिक्षण दे करके उसको मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग कि वो हर परिस्थिति का आसानी से सामना कर सके और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा की जो उसने कस्में खाई हैं उसको पूर्ण कर सके। तो हम हमारी सेना उसी की परंपरा में चलती आ रही है कि हर एक सैनिक अपने टीम के लिए, अपने साथी के लिए, अपने देश के लिए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दुश्मनों का खात्मा करे और उनकी रक्षा और सुरक्षा का भरोसा जो हम पर दिया है उसको कायम कर सके। बाकी जो देश की सेनाएं हैं, हर एक देश दुनिया की सेनाएं हैं, सब अपने अपने जो उनको मिले हुए टास्क है उसके ऊपर काम करते हैं, नो डाउट। लेकिन इंडियन आर्मी का जो काम करने का जो तौर तरीका है वो एक अलग है। हमारे यहाँ बाउंडेशन है, एक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इतने मजबूत होते हैं जैसे कि हम एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह रहते हैं, एक पिता पुत्र माता पुत्र की तरह रहते हैं, एक भाई भाई की तरह रहता है। तो जब इतनी गहरी बाउंडिंग जहां पर हो जाती है तो वहां एक आत्मिक लगाव पैदा हो जाता है एक दूसरे के प्रति, और जहां एक आत्मिक लगाव होगा, विश्वास होगा, भरोसा होगा, तो एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना भी हमारे अंदर जागृत होती है। और इन्हीं भाव और भावनाओं के तहत इंडियन आर्मी अपने हर मुकाम को हासिल कर पाती है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, मैं बाहर रहता हूँ, बहुत जगह ट्रैवल करता हूँ। मैंने हर जगह देखा, आपने बिल्कुल सही बोला है कि बाकी हर जगह सैनिक जो है आगे चले जाते हैं, सेना के जो कैप्टन हैं वो सब पीछे रहते हैं, जबकि जबकि भारतीय सेना का एकदम उल्टा है। और दूसरी सेनाओं में जो है बॉन्डिंग जो रहती है वो वेतन के ऊपर रहती है कि जब तक सैलरी मिलेगी तब तक लड़ेंगे, तब तक नहीं तो नहीं लड़ेंगे। एक ही सेना दुनिया में अलग स्टैंड होती है भारतीय सेना के अलावा, वो है ब्रिटिश सेना। लेकिन वो मर्सिनरी होते हैं, मर्सिनरी फोर्स है। मर्सिनरी मतलब हायर किए जाते हैं फॉर द टास्क।
और वो प्राइवेट ट्रेनिंग लेकर आते हैं सबके सब। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर सेना है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? हाँ, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा देश रहा है हिंदुस्तान, इसने हजारों साल से विदेशी आक्रमण यहाँ पर होते रहे, और ये एक युद्धों की परंपराएं यहाँ पर चलती रही। महाभारत यही इसी धरती पर हुई, रामायण इसी धरती पर हुआ। फिर आ, मुगलों ने इसके ऊपर आक्रमण किए, फिर अंग्रेजों ने आक्रमण किए, इसको लूटा खसोटा मार काट बहुत युद्ध झेले। तो जिस मिट्टी के अंदर युद्ध की जो इन्वायरमेंट रहा हो, तो यहाँ वीरों की जो वीरताओं वाली ये मिट्टी रही है। तो जिस इन्वायरमेंट में, जिस मिट्टी में, जिस जैसी जमीन होती है, उसमें वैसी ही फसल पैदा होती है। तो हमारे देश की तो धरती, जो मिट्टी है, ये तो वीरों की वीरांगनाओं की मिट्टी रही है। और जो अपने आ, आत्मसम्मान के लिए, अपने आ, रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, ये हमेशा इनका लड़ने वाला स्वभाव रहा है। और जो लड़ने वाला स्वभाव रहा है, तो उनके अंदर जाहिर है कि एक वीरता, एक शौर्य तो उनके रग रग में रहता ही है। उनके डीएनए के अंदर ही जो है शौर्य और पराक्रम भरा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान का जो हर एक नौजवान, हाँ हाँ, हम फौज की बात करें, फौज तो एक वर्दी पहन करके एक उनका प्रोफेशनल टास्क हो गया। लेकिन यहाँ तो अगर देश के ऊपर कोई आन बान और शान की अगर बात आ जाती है, तो यहाँ हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हर एक वो नौजवान जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम अटूट भाव से भरा हुआ है, वो भी बिना वर्दी की इस देश की खातिर फांसी पर झूल जाता है। हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो एक ऐसे हमारे प्रेरक रहे हैं, इस मिट्टी के वो सपूत रहे हैं कि उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का हंसते हंसते बलिदान दे दिया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के जो परिवारों का जो संस्कार है, माँ और बाप का जो संस्कार है, हिंदुस्तान की माँ ही ये कह सकती है कि बेटा, मैंने अपनी छाती का दूध तुझे पिलाया है, अगर कहीं जाता है तो इस छाती के दूध को लजाना मत। तो जो एक माँ अपने बच्चों से इस प्रकार की बातें करती है, ऐसे प्रकार के भाव पैदा करते हैं, तो वो बच्चे भी अपने माँ के उन भावों के ऊपर खरा उतरने का 200% कोशिश करते हैं। और वही भाव होते हैं कि हम हर मुश्किलात हालातों में अपने उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। तो बहुत ही सुंदर आपने बात बोली, बहुत ही सुंदर, क्योंकि इसको आपने, जब हम भारत को बोलते हैं भारत माता, तो आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि इस जमीन से ही हम लोग पैदा हुए हैं। जीन्स हमारे धरती से ही आते हैं, जीन्स। तो दूसरा उसमें प्रश्न उठता है कि जब जब आप सैन्य सेना के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, आपने बताया बहुत बॉन्डेज बहुत स्ट्रांग होती है। और लेकिन आजकल अभी भारत ने दिखाया, चाइना को दिखाया, पाकिस्तान को तो रेगुलरली दिखाते हैं, भारत की जो भूमि है, जैसे महाभारत जो है, जो पीओके है, वहां बोली गई थी तक्षशिला में। वैशंपायन ने जन्मेजय को वहां पे सबसे पहले महाभारत सुनाई थी। वहीं पे तक्षक का यज्ञ भी हुआ था, तक्षक के सांपों के सर्प यज्ञ भी वहां पे हुआ था। ऐसे करके भारत की जो जो धार्मिक भूमि है, जो जहाँ महाभारत हुई है, वो पूरे 4-5 देशों में बटी हुई है। जैसे अभी आज नए जो देश है, पाकिस्तान नया देश है, अफगानिस्तान नया देश है, और यहाँ तक कि पारसी। तो लोग जो इतिहासकार हैं, जब हम महाभारत से देखते हैं कि कहाँ से घोड़े आए सिंधु से, और जगह जगह से पूरे भारत की। तो जब भारतीय सेना जब इस बड़े भारत को देखती है, तो उसमें उसका विचार आपके हिसाब से क्या होता है?
बिल्कुल। जब हम अपने अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में अफगानिस्तान तक, जो क्योंकि महाभारत के समय में जो जो गंधारी थी, धृतराष्ट्र की पत्नी, वो कंधार से थी, तो वहीं से थी अफगान। तो ये पूरा हमारा ही, तो ये पूरा हिंदुस्तान, ये भारत ही तो था। और तो ये एक अखंड भारत है, इसमें हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये तमाम जो कैलाश पर्वत तक, ये पूरा हिंदुस्तान का ही एक विराट स्वरूप था, जो आज धीरे धीरे कई देशों में विभक्त हो गया है। तो हिंदुस्तान की सेना अपने उसी आ, अखंड भारत को देखती है और कल्पना करती है कि वो अखंड भारत ही था जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ ये एक पूरी प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न ये धरती है। और ये एक ऐसी धरती रही है जहां इंसानियत की हमेशा पूजा होती रही है। यहाँ हमेशा इंसान को आदर सत्कार के साथ में, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसको बराबर का सम्मान दिया गया है। और उसकी खातिर लोगों ने युद्धों को भी लड़ा है, अपने लहू को भी बहाया है। तो ये वो संस्कारों वाली जमीन है और संस्कृति वाली सभ्यता या इस मुल्क की रही है। और इस मुल्क की सभ्यता और संस्कृति बनी रहे, इसी को कायम रखने के लिए आज फिर जो हमारा यूथ है उसी के ऊपर अपना, उसका जो ध्यान बढ़ता चला जा रहा है, और अपने संस्कारों को अपने जहन के अंदर, अपने मन मस्तिष्क के अंदर बैठा करके अपनी उस संस्कृति की गौरव को और बढ़ाने का प्रयासरत हैं। आप जैसे लोग विदेशों में बैठ करके इस धरती की खुशबू को इस तरह से फैला रहे हैं, ये हमारे लिए और इस देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि फूल एक जगह खिलता है लेकिन उसकी खुशबू बहुत जगह पर फैल जाती है। तो हम उसी उपवन के फूल हैं जो अलग अलग जगह जाकर के उस उपवन की खुशबू को फैला रहे हैं। परशुराम ने जो है अर्जुन को भी मदद करी और श्री राम को भी मदद करी। परशुराम जी ने, परशुराम को भगवान राम ने पनिशमेंट भी दी एक तरीके से देखा जाए तो। और दूसरा, विश्वामित्र ने जो है श्री राम को शस्त्र दी और उनको सिखाया, मतलब भगवान राम को सिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को सशक्त बनाया। तो जो हमारी जो गुरु शिष्य की परंपराएं हैं, जो जिसके माध्यम से ज्ञान अर्जित होता है, और आर्मी में भी वही कल्चर है। आपके ट्रेनर्स अच्छे होते हैं जो द्रोणाचार्य के जैसे काम करते हैं, अनेक अनेक शस्त्रों पे प्रशिक्षण देते हैं। तो गुरु की महिमा क्या होती है एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए? हाँ, गुरु तो एक बहुत बड़ी महिमा होती है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा भी है कि गुरु गोविंद सिंह दाव कड़े कागे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु एक एक इंसान को, क्योंकि इंसान धरती पे जब पैदा होता है तो वो एक झाड़ जैसा होता है। गुरु ही अपने कौशल के अस्त्र और शस्त्र से उसको इतना सुंदर वृक्ष बनाता है ताकि उस वृक्ष के नीचे बैठ करके लोग शीतलता ग्रहण कर सकें, उसके फल और फूल को अपने आलिंगन कर सकें, उसका रसपान कर सकें। तो जब एक गुरु पहले वो एक स्कूल के अंदर पढ़ाता है तो एक बच्चे को इस काबिल बनाता है कि वो उस राष्ट्र का, क्योंकि विधाता है, उस राष्ट्र की जिम्मेवारी, जवाबदारी उसके कंधों पर आने लगती है। तो गुरु ही वो है जो उसके कंधों को इतना मजबूत बना देता है कि समय आने पर, बड़े होने पर वो बच्चा उस देश का भार उठाने के लिए और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए काबिल बन जाता है। जब वो और बड़ा होता है, जब वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जब अपने जाता है, तो वो वहां के जो शिक्षक होते हैं वो अपने तरीके से उस संस्था को चलाने के लिए अपने तरह से उनको ट्रेंड करते हैं। तो जो फौज के अंदर जो शिक्षक हैं, जो ट्रेनर हैं, जो हमारे
इंस्ट्रक्टर जिसको हम बोलते हैं, निर्देशन स्टाफ बोलते हैं, वो अपने उस सिविल बच्चे को जो कि अभी स्कूल में अपने गुरुओं से सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के वहां तक पहुंचा है, उसको अभी प्रोफेशनली तरीके से इस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसको अस्त्र से, शस्त्र से, कला से, विद्या से, कौशल से, योग्यता से, क्षमता से इतना उसको सुदृढ़ और सशक्त बना दिया जाता है कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो सके। और उसकी साथ ही साथ जैसे गुरु अपने शिष्य की समय समय पर परीक्षा लेता है कि क्या उसके बताए हुए ज्ञान को उसने सही प्रकार से सीखा है या नहीं सीखा। तो हमारी फौज के अंदर भी समय समय पर जब प्रशिक्षण का एक अभ्यास किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है, तो जो उसकी कहीं पर वो गलती कर रहा होता है तो उसको तुरंत सुधार करके और उसको और आगे की जो रणनीतियां हैं, चुनौतियां हैं, उसके लिए भी तैयार किया जाता है और तुरंत सुधार कर दिया जाता है। तो एक शिक्षक एक सैनिक ही नहीं बल्कि एक इंसान को बनाने के लिए बहुत बड़ा उसका एक योगदान होता है। वो शिक्षक ही है कि एक नेता भी, एक अभिनेता भी, एक डॉक्टर भी, एक इंजीनियर भी, एक वैज्ञानिकों को भी एक शिक्षक ही बनाता है। वो शिक्षक ऐसे गुरु को सत सत नमन, क्योंकि ये तो धरती हिंदुस्तान की गुरुओं की धरती रही, ऋषियों की, जिन्होंने उस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति का, धर्म का एक संदेश दिया, ताकि अगर जब हमारी शांति होगी, ज्ञान होगा लोगों के अंदर, तभी तो उन्नति और विकास करेंगे। त्याग का, निस्वार्थ भाव का संदेश दिया है। महर्षि दधीची ने जो है अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया, इंद्र को दे दिया, बोला ये कि अब मेरी उसकी हड्डियों से वज्र बनाया और इंद्र ने उसी वज्र से जो है असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो यहाँ तो ये तो त्याग की मिट्टी है, ये समर्पण की मिट्टी है कि हम समर्पण हो जाते हैं, हम त्याग कर देते हैं। तो गुरु वो त्याग, समर्पण ही सिखाता है और इतना उसको बलशाली बना देता है कि वो हर परिस्थिति का और जीवन पथ की उन्नति का हर रास्ते को कठिन से कठिन परिस्थिति में निकाल करके सम्मुख रख देता है। भारतीय सेना की एक ट्रेडिशन है कि सबसे पहले वो किसी भी सोल्जर को मॉरल करेज बहुत देते हैं, मॉरल करेज, क्योंकि मॉरल मतलब क्या सही है क्या नहीं सही है, और वो दैट इज समटाइम्स मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल करेज से। समटाइम्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मॉरल करेज जो है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति प्रबल है तो क्रिया शक्ति भी प्रबल होगी, ज्ञान। तो उसके विषय में उस प्रकार का जब आपके जीवन में आप पे किस प्रकार का इस तरह का जो इच्छा शक्ति को प्रबल कैसे बनाया गया? हाँ सर, वो एक क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं और जो हम करते हैं, देखना, सुनना और करना, इससे हमें ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस तरह की छवि आपके अवचेतन मस्तिष्क से, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अंकित हो जाती है, छप जाती है, तो उसी प्रकार के आपके भाव और भावनाएं पैदा हो जाती हैं। जब वो भाव और भावनाएं पैदा होती हैं तो उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार बनता हुआ चला जाता है, और जिस प्रकार का आपका व्यवहार होगा उसी प्रकार से आपकी कार्यशैली भी होगी। तो हमारी सेना के अंदर, जो हमारी भारतीय सेना के अंदर हमेशा अपने देश, अपनी सेना, अपना तिरंगा, अपना नाम, नमक और निशान, इस मूल मंत्र को इस प्रकार से अंकित कर दिया जाता है, क्योंकि सैनिक के लिए राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। उसका परिवार, उसके प्राण उस राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकते, राष्ट्र उसका सर्वोपरि होता है। तो वो जो एक मेंटल, जो उसका मॉरल, इस करेज को, इस साहस को इतना मजबूती से इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो किसी भी कंडीशन में हो
लेकिन उसका वो हौसला न टूटे और वो हमेशा अपने दायित्व और कर्तव्य के पथ पे ऊपर चलता रहे। मुझे याद है कि क्योंकि हम एक सैनिक हैं, सैनिक होने से पहले एक एक सामाजिक प्राणी भी है, परिवार भी है। तो जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो लोग परिवार को भी याद करते हैं, बच्चों को भी याद करते हैं, बीवी है, माँ है, सब सब रिश्तेदार हैं। लेकिन हिंदुस्तान का ही एक ऐसा सैनिक है जो उसको उसका परिवार युद्ध में याद नहीं आता है। उसको याद आता है तो उसका तिरंगा याद आता है, उसका उसका राष्ट्र याद आता है, और अपने साथ में चलने वाले और उस सैनिक याद आता है कि यार मैं इसको सुरक्षित कैसे करूं, मैं इसका सहयोग कैसे करूं। क्योंकि हमें मालूम, एक सैनिक को मालूम होता है कि अगर उसका राष्ट्र सुरक्षित है तो उसका परिवार भी सुरक्षित है, उसकी माँ भी सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। तो वो जो मॉरल करेज है वो इसी प्रकार से बढ़ाया जाता है। टाइगर हिल के ऊपर मैंने देखा कि किस तरह से एक जवान अपने आप को अपने साथी के लिए कुर्बान कर रहा है। मुझे याद है कि जब दो तीन जो सैनिक घायल हो चुके थे, हमने उनसे बोला भी यार आप नीचे चले जाओ, फायर तो कर नहीं सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं यार नीचे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? हम तुम्हारे साथ ही जिएंगे, तुम्हारे साथ ही मरेंगे। ये जो बॉन्डिंग है, ये जो उनका त्याग, ये जो उनका समर्पण है एक सैनिक का एक दूसरे सैनिक के लिए, ये उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत भर देता है। और वही ताकत भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान का सैनिक अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तत्पर हो जाता एक आपको बहुत सारी गोलियां भी लगी थी, मेरे को पता है। 19, शायद 19 गोली लगी थी आपको। है। 17। 17 गोली लगी थी। और किसी भी सैनिक के पीछे एक, आपने तो बहुत अच्छी तरह बताया है कि भारत भूमि, ये भारतीयों को कभी कभी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ भारतीय ऐसे रहते हैं, लेकिन 17 गोली खाने के बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। आपको कभी भी ऐसा डर नहीं लगा कि क्या होगा आपके परिवार का, क्या होगा आपके फ्यूचर का? कभी ऐसा लगा आपको उस समय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। अभी वहां बस एक ही विचार होता है, और मैंने उन विचारों को देखा है, महसूस किया है कि यार जब मेरे साथी चले गए और उस साथी का जो काम था, उसका जो टास्क था, अब वो मेरे कंधों पे आ गया है। तो मुझे वो आखिरी क्षणों तक उस टास्क को पूरा करना है, क्योंकि हम इस देश को, इस देश की मिट्टी को रेत और कंकर नहीं समझते, बल्कि एक सजीव माता के समान समझते। और माँ की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारे संस्कारों में ये निहित है कि हम अपने माँ के आंचल को कैसे गंदा होने दें। अगर किसी ने इस माँ के आंचल को गंदा करने की कोशिश भी की है तो इस देश के बेटों ने, इस देश के सैनिकों ने अपनी लहू से इस माँ के आंचल को पवित्र किया है। बस उस समय एक ही भाव था कि ये लहू बहे तो बहे। 17 गोलियां लग गई थी, सर से लेकर के पैर तक, हर जगह से, हर अंग से खून बह रहा था। बस एक ही विचार चल रहा था, खून बहे तो बहे, सांस चले ना चले, मेरा देश चलना चाहिए, मेरा देश बढ़ना चाहिए। और अगर मेरी सांस निकले तो उससे पहले तिरंगा लक्ष्य पर हर हाल में लहराना चाहिए, और आखिरी लफ्ज इस जवां से वंदे मातरम निकलना चाहिए। जब इस देश के उन वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है तो हम क्यों ना उस देश के लिए, उन वीरों के लिए, उन वीरों की शौर्य के लिए, उनकी इज्जत और मान और सम्मान के लिए क्यों ना अपने प्राणों का बलिदान। हर भारतीय सैनिक इस माँ से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि वो इस मोहब्बत में
इतना डूब जाता है कि अपने आप को इस माँ के आंचल में अनंत काल के लिए सुला देता है। लेकिन कभी माँ के आंचल को छोड़ करके उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं बढ़ते। उसको मालूम है कि यार उसका राष्ट्र अगर सुरक्षित रहेगा तो उसका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। कि दुनिया में चाहे कोई सी भी देश की सेना हो, इमोशनली देश की जनता उस सैनिक के साथ खड़ी होती है। हिंदुस्तान की सेना का जब जवान बॉर्डर पे लड़ता है तो वो अकेला नहीं लड़ता, बल्कि पूरा देश उसके साथ में लड़ता है, और वो उसकी बहुत बड़ी ताकत है। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, नारद मुनि द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं हम्म। कि दुश्मन पर जब कमजोर हो निरंतर आक्रमण करो। और नारद मुनि बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और कभी भी युद्ध में तुम्हारे सैनिक कभी पीठ दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। अभी नारद मुनि पढ़ा रहे हैं युधिष्ठिर को, पूछ रहे हैं क्वेश्चन। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हर सैनिक के पीछे मैं खड़ा हुआ, हर सैनिक के पीछे। अगर उसको कुछ होता है तो हम 5 भाई उनके पीछे पहुंच जाते हैं 2 मिनट में। एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, जैसे आपने बताया लीडरशिप के ऊपर। तो हर सैनिक एक समय में आके लीडर बनता ही है, क्योंकि परिस्थिति में उसको लीडरशिप का रोल करना पड़ता है, चाहे उसके पीछे कोई हो या ना हो। लीडरशिप का अर्थ ये नहीं है कि आपके पीछे 5 आदमी हो। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जिस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में किस प्रकार से आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है, नारद मुनि भी पढ़ा रहे हैं, युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं, और कूटनीति भी समझा रहे हैं। कूटनीति में किस तरह कार्य किया जाता है, सैनिक के लिए बहुत आवश्यक है। और ये भी बात बोलते हैं कि सैन्य शक्ति से पूरे विश्व में सनातन धर्म को सुरक्षा मिलती है। तो तो सेना का एक कर्तव्य भी बताते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर को। तो इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है, मेरे को ऐसा लगा, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप तो उसको जी रहे हैं, है ना? लेकिन इस तरह के जो मानसिकता है, जिसमें युद्ध में कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाना, ये किस प्रकार से आप, मैं वापस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या योगदान रहता है हमारे शास्त्रों का, इस तरह का मानसिकता बनाने का? देखिए, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बार पहले भी कहा है कि ये हिंदुस्तान की जो ये मिट्टी है, और इस मिट्टी के जो रग रग के अंदर जो संस्कार समाहित हैं, उसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसमें एक धरती भी है, तो वायु है। तो इस वायु के अंदर इस हमारे देश के जो इन्वायरमेंट है, इस मिट्टी के जो संस्कार है, उसके अंदर तो वीरता, शौर्य और पराक्रमी है। यहाँ आज तक, जब से शायद इस देश का इतिहास रहा होगा, इस अखंड भारत का इतिहास रहा होगा, तब से लेकर के आज तक शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसने कभी युद्ध में पीठ दिखाई हो। युद्ध में पीठ दिखाने का तो कोई आ, यहाँ पर मतलब ही नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो माँ है, क्योंकि माँ एक बच्चे के अंदर वो संस्कार देती है, वो एक वीरता देती है कि वो आगे चल करके उसी माँ के संस्कारों के ऊपर तो अपने जीवन को यापन करता है, अपने क्षेत्र के अंदर काम कर पाता है। माँ जब ये कहती है अपने बेटे से कि बेटा कभी पीठ मत दिखाना, इस छाती के दूध को मत लजाना, बहनें यहां पर कहती हैं कि भैया इस राखी के बंधन को कभी धूमिल मत करना। यहाँ का भाई, क्योंकि भाई एक कंधा होता है, बोला भाई कभी जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तो कभी कंधे को झुकने मत देना। तो जब यहाँ परिवार के लोग, माँ, बहन, भाई, पत्नी तक यहाँ पर विजय श्री का टीका लगा करके भेजती हैं,
तो यहाँ के सैनिक, यहाँ के योद्धा कैसे पीठ दिखा सकते हैं? ये मिट्टी कायरों की मिट्टी नहीं रही, ये वीरों की मिट्टी रही है। और जहां वीरों की मिट्टी होगी वहां वीर ही जन्मेंगे और वीरांगना ही पैदा होंगी। यहाँ तो वीर ही नहीं, वीरांगनाएं भी ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बैठ बांध करके युद्ध क्षेत्र में कूद गई और आखिरी समय तक दुश्मनों का खात्मा करती रही। तो ये तो वो मिट्टी है, तो यहाँ पर पीठ दिखाने का तो कोई सवाल ही नहीं। और आने वाली हजारों पीढ़ियों तक इस मिट्टी से ये संस्कार कभी मिटने ही नहीं देंगे। यही हमारे देश की विरासत है, यही हमारे देश की संस्कृति और ताकत है। आपने रोंगटे खड़े करने वाली बात करी है और हमारे दर्शक भी इसको फील कर रहे हैं, क्योंकि भारत की यही जो हमारी जो परंपरा है उससे भारत की रक्षा होती रही है। लोग डरते हैं कि कभी भारत से सनातन धर्म खत्म होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है कभी भी, क्योंकि हमारे भारत की भूमि ऐसी है, ये आर्यव्रत है, यहाँ पे आर्य रहते हैं और यहाँ पे वही लोग इस देश की रक्षा करते हैं और देवताओं का भी बहुत ज्यादा सहयोग भी रहता है। एक अंतिम प्रश्न वापस आ रहा है कि ये जो मीडिया पब्लिसिटी जो होती रहती है तरह तरह की, उसका कोई इम्पैक्ट भारतीय सैनिकों पे कभी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, नहीं, देखो, थोड़ा बहुत तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आज का जो है टेक्नोलॉजी युग होने के साथ साथ जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, मीडिया, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये जिस प्रकार का अपना प्रचार और प्रसार करते हैं, तो मैं जैसे बोला कि जो है, जो हम देखते हैं सुनते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर जरूर पड़ता है। लेकिन भारतीय सेना उसको एक बहुत बड़े पॉजिटिव तरीके से अपने सैनिकों के अंदर उसको प्रवाहित करती है, क्योंकि हम जो देखते हैं सुनते हैं वो एक, उससे भी कोई भी चीज हो उससे एक पॉजिटिविटी हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। जैसे कीचड़ होता है चारों तरफ, लेकिन उसमें भी फिर भी एक कमल का फूल खिला होता है। तो हम कीचड़ नहीं बल्कि उसके कमल के फूल को देख करके, क्योंकि कमल का फूल बहुत पावन माना जाता है और ये वहां से भी हम बहुत सीखते हैं। तो ये मानसिक दबाव बनाने की जो है वो होती है, लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करते हैं। हम इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए, दुनिया की नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। और जब जितना हम सीखते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मीडिया का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों असर जरूर होते हैं, लेकिन भारतीय सेना उस नकारात्मकता को हटा करके एक सकारात्मक वे के अंदर उस मीडिया का जो पक्ष अपने सैनिकों के मन और मस्तिष्क में बैठाती है, ताकि हमारे सैनिक आने वाले चुनौतियों में, आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो भाव और भावनाएं हैं, इससे एक मेंटल डिस्टर्ब होता है। और जिस देश की सेना का जो है मनोबल, क्योंकि मनोबल को गिराते हैं, जिस देश की सेना का मनोबल अगर कम हो गया, उस देश को आसानी से जीता जा सकता है, उसकी सेना पर आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हमारे देश की जो सेना का जो मेंटल स्ट्रेंथ है बहुत मजबूत है। वो एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर कितना ही पानी टकरा जाए, लेकिन उस पानी की जो है लहरें उस चट्टान को टस से मस नहीं कर सकती हैं। चाहे कितना ही रूमर क्यों ना इस मीडिया में फैलाया जाए, तो वो कभी उस रूमर के ऊपर विशेष ध्यान ही नहीं दिया जाता। हाँ, ये एक उस सैनिक को मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से इतना बड़ा असर नहीं पड़ता। उसको असर पड़ता है तो अपने लीडर से पड़ता है, अपने ज्ञान से पड़ता है, अपनी कार्यशैली से पड़ता है, अपनी कौशलता से पड़ता है, अपनी क्षमता से पड़ता है। कि वो जितनी ज्यादा अपनी क्षमता, सक्षमता, कौशलता को बढ़ा लेगा, उतना ही वो सशक्त सोल्जर बनेगा। और जितने अच्छे लीडरशिप
उसको मिलती रहेगी, उतना ही विश्वास और भरोसा अपने संस्था पर, अपने हथियार पर, अपने देश पर उसका बढ़ता चला जाएगा। और यही चीज हम अपने जवानों के अंदर आज पूर्ण रूप से निहित करते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और इसका एक सकारात्मक पहलू आज हमें नजर आ रहा है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मैं आपसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये सेशन में हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते हमारे सेशन में। मोदी जी के आने के बाद देखा है कि पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय मंत्रिमंडल जो है वो सेनाओं के साथ घुल मिल के और सेनाओं को हमेशा उनको मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उसके पहले भी होता था, बिल्कुल होता था, पहले भी होता था, सेनाएं पहले से भी सशक्त रही हैं, लेकिन अभी इक्विपमेंट्स में काफी फर्क आया है भारतीय सेना के जो, और इक्विपमेंट्स जो है और भारत में बने हुए निर्मित हुए उपकरणों का भी काफी प्रयोग होता है। वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश जो है सैन्य जो सामान होता है उसी के ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है, तो उससे भी भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। नहीं, बिल्कुल। देखो, आ, समय की चुनौतियों के साथ साथ हमें अपने आप में नई इक्विपमेंट, नई वेपन्स की आवश्यकता पड़ती है। और जब राष्ट्र का एक जो टॉप लीडरशिप है, यानी पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री लीडर विंग, उनके अंदर जब समन्वय होता है, वो भविष्य की चुनौतियों का एक आकलन करते हैं कि किस प्रकार की आने वाली चुनौतियों से किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो आज वैसे तो हमारे जब से हम देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक जो हमारे टॉप लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इनका आपस में समन्वय रहा है और एक दूसरे का हाथ कंधे से कंधा मिला करके और भविष्य की चुनौती और वर्तमान की चुनौतियों का आकलन करके इन्होंने अपनी साजो सामान के अंदर निरंतर एक सुधार किया है ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें। 71 बार का युद्ध ये प्रमाण देता है कि जब एक यही लीडरशिप का आपस में समन्वय था, कोऑर्डिनेशन था, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा था, तभी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसको बांग्लादेश बना दिया था। आज फिर वो टॉप लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर एक बहुत अच्छा समन्वय होता जा रहा है। और आज की जो नई टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर एक नए वर्तमान युद्ध क्षेत्र की कल्पना करते हुए नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट और वेपन्स की आवश्यकता है। तो देश उस आवश्यकता के अनुरूप अपने सैनिकों को साजो सामान प्रोवाइड करा रहा है। हाँ, देश सैनिकों का मनोबल बढ़ता है क्योंकि उसको उस चुनौती से लड़ने के लिए नया इक्विपमेंट और वेपन उसको मिल रहा है, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसका मनोबल बढ़ेगा और वो अपने कार्य को सही प्रकार से, सही ढंग से, सही समय पर पूर्ण कर पाएगा। तो हमारा राष्ट्र एक है, चाहे वो पॉलिटिकल विंग, चाहे हमारा सैन्य विंग है, वो एक साथ इकट्ठा होकर के अपने कार्यों को अंजाम देता है और देश की भविष्य की चुनौतियों और वर्तमान की चुनौतियों का सही से आकलन करके अपने सैनिकों को मजबूत बनाता रहा है और मजबूत बनाता रहेगा। यही विश्वास एक सैनिक अपने देश के ऊपर करता है कि वो उसका देश उसको चुनौतियों के अनुरूप उसको साजो सामान दे ताकि वो राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। आपने साहब, ये सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। बहुत बहुत उत्तम, वेरी गुड लाइन। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड माय रियली जय हिंद टू यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सर। एंड आप आए और हम लोगों को प्रोत्साहित किया, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भारत में देखेंगे और जो अमेरिका में देख रहे हैं और जो हिंदी समझ सकते हैं, उन सबको बहुत बहुत आप लोगों को आने के लिए धन्यवाद और सुनने के लिए धन्यवाद। और योगेंद्र जी, आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं अपनी बातों से,
कि आई एम गेटिंग लॉट ऑफ फीडबैक अभी आ रहा है लोगों का कंटिन्यूस, दे वांट टू हियर यू अगेन एंड अगेन। मैं आपको जरूर वापस इनवाइट करूंगा कुछ और विषयों पे बात करने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।